बीजेपी की क़यादत वाली सरकार के गरीबों और किसानों के लिए चल रहे मंसूबों की काट करते हुए कांग्रेस ने पीर के रोज अपना तुरूप का पत्ता खेला। मिनिमम इनकम प्लान। जी हां, राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुल्क में 20% गरीब कुनबों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। यह सरकार की उस स्कीम का जवाब है जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने मिनिमम स्कीम प्लान, जिसे कि वो न्याय योजना नाम देती है, कितना उस पर होमवर्क किया है। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी इसमें साथ होगा। मेरे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उनकी भी राय हम जानने समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई ये कामयाब होने वाली चीज है या फिर हवा हवाई है और सिर्फ एक जुमला है, चुनावी वादा है। मेरे साथ जुड़ चुकी है प्रिया चौधरी, भारतीय जनता पार्टी की लीडर है और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। और हम अपने साथ मोनिका चौधरी जी को भी जोड़ रहे हैं सियासी तज्जियाकार के तौर पर। और हमारे साथ सलमान निजामी साहब भी थोड़ी देर बाद होंगे, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, इस चर्चा की। मैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, मुझे आप बता दीजिए कि ये योजना, जैसा कि कांग्रेस का दावा है, डुएबल है और इसे हम नाफिज कर सकते हैं, ये हवा हवाई बात नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये नाफिज की जाने वाली, लागू की जाने वाली चीज बनेगी? हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर है हाँ, ये डुएबल है। और ये इसकी बात बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कर चुके हैं। नोबेल ल्योरेट अमर्त्य सेन ने भी इसके बारे में जिक्र किया है और ये डुएबल है। आप पहली बात समझिए कि मनरेगा जो स्कीम आई थी उसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिला था और उसके अंदर 100 दिन का कहा था तो 45 डे मिला था। तो लगभग 3.6 लाख का खर्चा हम माने, जो कि ये कह रहे हैं अगर ये स्कीम को लाते हैं। और पूरी स्कीम तो एकदम से आएगी नहीं। पहले साल का जो इन्होंने कहा है वो लगभग 1.8 लाख करोड़ का खर्चा आएगा इस स्कीम के अंडर। अगर हम अभी की सब्सिडी समझें, जो अभी फर्टिलाइजर पे, पेट्रोलियम पे, उस पे खर्च हो रहा है, वो लगभग 3 लाख करोड़ है। और नीति आयोग, हमारा जो इस समय का नीति आयोग है, वो पहले ही कह चुका है कि इन स्कीम जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसमें खूब सारे लीकेजेस हो जाते हैं। लीकेजेस होने की वजह से क्या है कि वो एंड यूजर तक नहीं पहुंचते। जो सबसे गरीब हैं, किसान हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन तक नहीं पहुंच रहा। तो अगर डायरेक्ट दिया जाए तो उसके अंदर उसको सहूलियत है, वो जिस चीज पे खर्च करना चाहता है उस चीज पे खर्च कर सकता है। और अगर आप देखिए 3 लाख करोड़ जो अभी खर्चा हो रहा है, उसका आधा लगभग 1.5 लाख करोड़ पड़ता है। तो फर्क सिर्फ 30,000 करोड़ का आता है, जो कि मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट पे 0.2 या 0.3 का फर्क लाएगा। उससे बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, और दूसरी बात, अगर इस तरह से ये इंप्लीमेंट करते हैं तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि मिडिल क्लास की जेब से निकाला जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो भी चीज नहीं आएगी। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट की जा सकती है। लगभग 94,000 करोड़ खर्चा जा रहा है एजुकेशन पे और 61,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है हेल्थ पे। तो उसमें कुछ कटौती हो सकती है। अगर हम कहें इन सबको कुछ नहीं छुएंगे तो लगभग सरकार ने 5 लाख करोड़ खर्च कर रही है अपनी उज्ज्वला स्कीम पे, टॉयलेट बनाने में, रोड बनाने में। तो जब से ही अगर सरकार मान लीजिए चेंज होए, बीजेपी से कांग्रेस पे आए, तो कांग्रेस की सरकार क्यों चाहेगी कि वो पुरानी स्कीम्स को रखे? तो लगभग 5 लाख करोड़ तो एकदम से उनके पास मिल जाते हैं। और 3,60,000 करोड़ का फायदा जाएगा, सस्ते घर का फायदा जाएगा, हाँ, सस्ते अनाज का फायदा मतलब जाएगा। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके कर सकते हैं बिना हमारी बहुत सारी चीजें छीनी जाएंगी ना लोगों से, बहुत सारी चीजें लोगों से छीनी जाएंगी। जी अनुराग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूं। आप कहना ये चाह रहे हैं, जो मैं भी इतने दिन से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो समझ में ये आ रहा है कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो फ्रीबीज हैं या आप उसे सब्सिडी कह लें या जो भी सुविधाएं हैं, उसे हटा के एक दूसरे तरीके से आप सीधे कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें आपने जो हम गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो हम पेट्रोल डीजल पे दे रहे हैं, जो हम अन्य स्कीम्स के तहत दे रहे हैं, उसे हम सब बंद करेंगे और उसको हम, लेकिन सर सिर्फ 20% लोगों को जाएगा इसका फायदा। बिल्कुल। क्या ये सच है?
क्या राहुल गांधी जी ने इसको क्लैरिफाई किया है? और या 20% इसके गरीब बियॉन्ड कौन है? ये भी अभी तय नहीं। इसके अच्छा ये 20 ये जो है ये आप जितना अभी तक दे रहे हैं इसके बियॉन्ड ये देंगे या उसे बंद करके देंगे? इस पे क्या क्लैरिफिकेशन है? अच्छा, एक और चीज है, मैं इसको भी समझूंगा सर, आप ही से समझता हूं सौरभ साहब, फिर मैं आऊंगा बाकी हमारे मेहमानों के पास। मिनिमम इनकम को टॉप अप करेगी, ये कहा था राहुल गांधी। बीजेपी ने एक वीडियो चलाया है जिसमें कि वो दो बयान दिखाती, एक सुरजेवाला का और एक राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कल कहा था कि ये हम मिनिमम इनकम को टॉप अप करेंगे, यानी कि 6,000 रुपए करीब करीब महीना देना है। ठीक है ना सौरभ साहब? yes. तो ऐसे में किसी की अगर 4,000 रुपए है मासिक आय, तो उसमें हम उसको जोड़ देंगे 2,000 रुपए, तो वो हो गया, उसको हमने उस लेवल तक पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन सुरजेवाला कहते हैं कि नहीं, ये टॉप अप स्कीम नहीं है, ये सीधे 6,000 रुपए महीना यानी 72,000 रुपए साल आपके खाते में आने वाला कार्यक्रम है। मतलब दोनों ही बयानों में फर्क है, कंफ्यूज है लोग। क्या कांग्रेस कंफ्यूज है, या ये टॉप अप स्कीम है, या वाकई 6,000 रुपए महीना और 72,000 रुपए साल लोगों के सीधे अकाउंट में, गरीबों के 20% गरीबों के आएंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें साफ, अगर आपने कल प्रेस रिलीज जो फंक्शन उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने कहा था मैं एक धमाका कर रहा हूं, और ये वाकई एक बड़ा धमाकेदार चीज है और बाकी भारतवर्ष को इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर कम से कम ये स्कीम आ जाएगी तो पॉवर्टी हट जाएगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा टॉपिक अलग से रह जाएगा। सो क्या कहते हैं इसे, ये जो आपने मतलब ये टॉपअप ही वो कह रहे हैं कि 6,000 में से 4,000 रुपए अगर किसी का है तो टॉपअप किया जाएगा। और सेकेंडली, ये जैसे आप कह रहे हैं टॉपअप ही है ना, एक सेकंड सुनिए, कि लोएस्ट तबके के 20% को मिलेगा, तो वो उनके पास टॉपअप का कोई स्कीम ही नहीं है। उनके इतनी, आप ये समझिए ये स्कीम कितनी बड़ी है, जो सबसे गरीब लोग हैं उनको एक तरह से 340 दिन की आय दे रही है। वो 340 दिन की, अगर जो अनस्किल्ड लेबर कहते हैं, तो इतनी तो उनको तो 45 दिन का आय नहीं मिल रही है, और यहां हम कह रहे हैं कि 340 दिन की आय आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी, एक मतलब एक समझ लीजिए बहुत बड़ा स्टेप है, कदम है। और अगर हम स्किल्ड लेबर को कहें तो लगभग उसको भी हम कह रहे हैं 250 दिन की तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी बिना कुछ किए हुए। और ये किनको मिलेगी? लोएस्ट 20%। तो लोएस्ट 20% ऐसा है जिनको टॉपअप है ही नहीं। मतलब आप ये जो टॉपअप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टॉपअप का इशू आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी आय है ही नहीं, उनके पास 45 दिन का तो काम है नहीं, और अब हम कह रहे हैं 340 दिन की तनख्वाह आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं मोनिका जी आपके पास आना चाहूंगा, सियासी तज्जियाकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कितना फायदा कांग्रेस को ये तुरुप का पत्ता पहुंचाएगा? और बात जो आज बीजेपी की तरफ से सामने आई कि ये तो वही हो गई कि हार सामने देख करके आप चांद लाने का वादा कर रहे हैं और लोग आप पर यकीन कर ले, ऐसा कैसे मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कीम को लेकर कांग्रेस में ही काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। जो आपने भी बात रखी कि कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके स्टेटमेंट्स में काफी डिफरेंस था। कल राहुल गांधी जी जब प्रेस ब्रीफ करते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो न्यूनतम आय है वो 12,000 का एक पैमाना उन्होंने सेट किया कि वो 12,000 होनी चाहिए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर किसी की 6,000 है तो वो 6,000 बचा हुआ सरकार देगी, उसको 12,000 तक लेकर आएगी। लेकिन ये 6,000 हर महीना दिया जाएगा, जो उनका एक उदाहरण था, आज कांग्रेस का एक एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट बन गया है। तो पहली चीज तो इसमें यही डिफरेंस है। दूसरी चीज, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने साफ बोला कि ये टॉपअप स्कीम है, जो कमी आपकी आय में होगी वो कमी सरकार पूरा करेगी। लेकिन आज जब सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बोलते हैं टॉपअप स्कीम नहीं है और 72,000 कम से कम दिया जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया। सुरजेवाला जी ने उदाहरण दिया 6,000 है तो 6,000 मिलेगा, 7,000 वाले को भी 6,000 दिया जाएगा, क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि किस व्यक्ति की एग्जैक्ट कितनी इनकम है। लेकिन जब ये पॉइंट उन्होंने रखा है तो 6,000 से ऊपर वालों का तो आपने बता दिया कि 72,000 साल में देके आप उनको 12,000 की न्यूनतम आय तक ले आएंगे। ये उसी तरह की जो बात हो गई कि 6,000 से 10 दिन नीचे के की भीतर आय हम है, किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। अगर जो 6,000 से नीचे की आय पर है, राजस्थान में सरकार उनके लिए क्या बनती होने है वाला है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो कंफ्यूजन करने वाली हालत है। अरशद आजमी साहब जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके पास चलूंगा मैं। अरशद आजमी साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि ये स्कीम नहीं है, ये गरीबी के खिलाफ हमारी आखिरी लड़ाई है। मैं अब आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि इंदिरा और राहुल के गरीबी हटाओ के नारे में क्या फर्क है, जरा आप समझा पाए तो समझा दीजिए सर। देखिए इमरान भाई, 45 साल का रिकॉर्ड जो बेरोजगारी का आज टूटा है, इस सरकार ने जिस तरह से नौजवानों को छला है, बेरोजगारों को जिस तरह दिलासा दिया था इन्होंने
वो सारी स्कीमें इनकी फेल हो गई। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के गरीबी हटाओ नारे में क्या फर्क है सर, ये बताइए मुझे। वो नारा उस दौर में भी दिया गया था, गरीबी नहीं हटी मुल्क की, बहुत बड़ा नारा था, उसके बाद कांग्रेस कई बार कामयाब हुई। आज का ये जो नारा है उसमें क्या फर्क है, मुझे समझाइए। नहीं, राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि हम 5 करोड़ परिवार जो 6,000 पर मंथ जिनको मिलेगा 72,000 सालाना, तो ये कोई सोच समझ के ही किया है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात कह दी इन्होंने। जो सर मुझे तो ये लगता है कि इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबी मिटाओ, इसके अलावा कोई फर्क नहीं दिख रहा है सर। गरीबी हटाना या गरीबी मिटाना ये कोई दो वक्तव्य नहीं है। गरीबों के लिए अगर लाभ पहुंचाने की कोई स्कीम राहुल गांधी लेके आए हैं तो वो बहुत सोच समझ के लाए हैं, और इसको बीजेपी को इतनी छटपटाहट इसलिए हो गई है कि उन्होंने 5 सालों तक गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षकों के लिए कुछ कर नहीं पाई है। मेरे साथ अनुराग वर्मा जी भी हैं, सीनियर सहाफी हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरशद साहब मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, अरशद साहब मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आप जिस तरह से आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके प्रवक्ता हैं, पार्टी ने क्या बताया है कि जो ये खर्चा है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं कि ये एकदम मास्टर स्ट्रोक है, ये पैसा आएगा कहां से, ये इसका सोर्स क्या है, पैसा कहां से आएगा, किसके पास से आएगा, ये तो आपको लोग को बताया गया होगा। पैसा कहां से आएगा? देश की बहुत बड़ी मात्रा में देश का धन जो लेके भागे हैं नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग, तो आप क्या समझते हैं कि कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मोदी सरकार ने कर्जे माफ कर दिए, तो वो पैसे कहां से धन इकट्ठा करके, ये सारी स्कीम उसी पैसे पे बेस्ड है क्या? एक सवाल ये है कि जब चोरी रोकी जाएगी। एक मिनट सर, क्या ये पूरी स्कीम ये क्या इसी पे बेस्ड है? इसके अलावा कोई भी आय का साधन है या नहीं है? सिर्फ नीरव मोदी, ये सारी स्कीम जो चलाई जा रही है नीरव मोदी और चौकसी के बेस पे चलाई जा रही है, क्या है? लेकिन जब देश का इतना जिम्मेदार लेता अगर कोई वक्तव्य दे रहा है तो सारी स्ट्रेटजी चेक करके नहीं तो फिर तो क्या अरशद साहब ऐसा भी होगा कि आयुष्मान भारत जो ऐसा लग रहा है वो अमीरों की स्कीम है, इसका मतलब आपके हिसाब से उसको बंद कर देंगे और गरीबों को पैसा बांटना शुरू कर देंगे, या कुछ और जो स्कीम है उनको बंद करके गरीबों को पैसा बांटना शुरू कर देंगे, ये होगा क्या है प्लान, कहां से पैसा लाएंगे? अनुराग जी जो पूछ रहे हैं, आप लोगों को बताया तो गया होगा ना भाई, इतना बड़ा ऐलान किया है तो जवाब देने के लिए बताया तो गया होगा, पैसा कहां से आएगा? देखिए, देश की जो भी स्ट्रेटजी तय होती है, इतने बड़े लीडर अगर कोई ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने इससे पहले भी जो ऐलान, अरे इतने बड़े लीडर ने तो यह भी कहा था कि जो गरीबी होती है वो एक दिमागी समस्या है। इतने बड़े लीडर ने तो यह भी कहा था कि गरीबी एक दिमागी प्रॉब्लम है, वो सोच के आधार पर होती है, होता कोई नहीं है, वो एक सोच होती है। तो इतने बड़े लीडर इस तरह की बात करेंगे तो कैसे यकीन कर ले? अब मनमोहन सरकार ने जिस तरह से देश चलाया और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था संभाली थी, उस वक्त भी ताज्जुब कहा जा रहा था, ताज्जुब किया जा रहा था, लेकिन संभली। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। कोई स्ट्रेटजी अगर तय कर रही है, अगर सरकार आने पर उसको पूरी तरीके से फॉलो करने की। सर एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट थे और बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट थे। अगर वो कुछ बात कह रहे थे तो बेस मान, राहुल गांधी जी का कोई क्या इकोनॉमी का क्या जो है आर्थिक मामलों का क्या बैकग्राउंड है, कुछ आप बता सकते हैं क्या? कांग्रेस सरकार जो पहले चली है या जो सरकार आगे चलेगी उसमें सभी का योगदान है, उसमें सभी इस श्रेणी के लोग हैं जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब राहुल गांधी जी ने ये योजना बनाई थी तो मनमोहन सिंह जी या और भी बाकी लोगों के साथ मिल बैठ के उन्होंने कुछ प्लान बनाया होगा कि यहां से पैसा लाएंगे, यहां से। वो क्या है सर, वही तो समझना चाह रहे हैं, वही चीज समझना चाहते हैं। ये सिर्फ नीरव मोदी के वापस आने से या कि नीरव मोदी इतना पैसा लेके आएंगे और बांट दिया जाएगा, वो तो एक ही बार बंट पाएगा ना, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? यही कंफ्यूजन है कांग्रेस का सर। ग्रैंड वादा कर दिया है, बता रहे हैं कि ये बहुत महान काम हो गया है, लेकिन इसको कैसे करेंगे ये नहीं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बताने या नेता बताने के लिए तैयार है। ये तो सच्चाई है सर। सुबह से हम देख रहे हैं, कल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगा ये नहीं बता रहे हैं, क्या होगा ये बताने की यहां तक कि राहुल गांधी जी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा।
उन्होंने भी सिर्फ ये बोला कि हमने सोच लिया, हमें पता है कैसे होगा। तो भाई क्या सोचा आप बताइए आवाम को, चुनाव में है आप, आवाम पूरा भरोसा करके अब वोट देगी, बेदार हो चुकी है हिंदुस्तान की आवाम। सर हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, इससे पहले जो राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था पूरा किया है और आगे भी ये वादे पूरे होंगे। लेकिन अरशद साहब, हिंदुस्तान की आवाम इतनी भी बेदार है कि वो जानती है कि आपके बड़े लीडरान के खिलाफ करप्शन के भी मामले चल रहे हैं, आपके बड़े लीडरान जमानत पर भी बाहर है, ये भी जानती है हिंदुस्तान की आवाम। इसलिए मैं चाह रहा हूं जानना कि वो आप उनको सब खुला बताएं, वो बेदार हैं, सब जानते हैं सर। आरोप नहीं है, ये बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आगे आप देखेंगे जो इन्होंने स्ट्रेटजी तय की है, देश के इकोनॉमिस्ट, देश के जो सांख्यिकी की जो एक्सपर्ट हैं, उनसे मिल करके बातचीत करके ये तय किया, हवा में कोई बात नहीं तय की। चलिए, मैं तो बताने को आप तैयार नहीं है, बताने को आप तैयार नहीं है सर। आ रहा हूं आपके भाई, हम लोगों का भी ज्ञान दीजिए ना। मैं लूंगा इनसे और जवाब लेंगे सर हम इनसे। मैं एक बार प्रिया के पास जाना चाहूंगा। प्रिया चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। प्रिया, गरीबी के खिलाफ जंग लड़ना चाहती है कांग्रेस। उनका कहना है कि राहुल गांधी का यह साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसे दे सकते हैं, तो हम गरीबों को क्यों नहीं दे सकते, उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। 4-5 माह में हम स्टडी करके ये स्कीम लाए हैं। और उन्होंने जैसे ऐलान किया, मैं कल से देख रहा हूं कि बीजेपी खेमे में भयंकर अफरा तफरी मची हुई है। हम देख रहे हैं सारे मंत्री, नेता, प्रवक्ता, ये कैसे होगा, ये क्या है, इस पर ये नहीं हो सकता, इस पर पूरा जोर दे रहे हैं। या तो आप कह दीजिए कि ये गलत है, ये नहीं हो सकती, या फिर इसको आपको मानना पड़ेगा, आपको फंसा दिया गया है। प्रिया, आपके 2 सवालों का जवाब दूंगी मैं सीधे तौर पे। एक, कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा, कि ये जो गरीबी हटाने की मुहिम कांग्रेस पार्टी की है, इसमें इन्होंने 3 पीढ़ियां तो अपनी लगा दी हैं। बीजेपी में इतनी बौखलाहट क्यों है? 1971 से आज तक ये करते हुए ही आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार 19 में बनती है, हम विद इन मंथ्स गरीबी खत्म कर देंगे। इससे पहले उनकी ये जादू की छड़ी कहां पर थी जब वो 10 साल लगातार बैक टू बैक सरकार में थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2030 तक देश से गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। इतना लंबा समय लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इस चीज को एक जुमला, चुनावी जुमला बनाकर नहीं छोड़ना है। आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसके माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जा सके, उनकी अर्निंग बढ़ाई जा सके। 2014 से पहले जो अर्निंग थी, एक प्रति व्यक्ति आए थी, वो 85,000 इतना अच्छा प्लान है प्रिया, तो क्यों खौफ क्यों है, घबराहट क्यों है, बेचैनी क्यों है बीजेपी के लोगों में? कल से क्यों बेचैनी है? बार बार इसको लेकर के क्यों सफाइयां दी जा रही है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? कोई बेचैनी नहीं ये मेरा सवाल। वही बात मैं कहना चाह रही हूं। छोड़ दीजिए उनको, जाने दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो। भी दिखाई दे रहा है, वो भी कह सकते थे कि हम लोगों को देंगे, जैसे कि किसानों के लिए दिया गया है, इसी तरह से प्रधानमंत्री मानदेय दिया गया है, इसी तरह से पेंशन तय करी गई है। 12 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है सीधे सीधे, 25 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि उसके लिए आधारभूत सिचुएशन है हमारे पास। प्रिया जी, कहीं आप लोग का डर इस वजह से तो नहीं है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में आप लोग ने 15 लाख वाला जुमला दिया था? नहीं सर, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप कैसे मान सकते हैं कि चुनावी सभाओं में जब ये कहा जाएगा कि आप लोगों के बैंक में 15 लाख रुपए डाल देंगे तो चुनाव कमीशन कोई एक्शन नहीं लेगा, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेगा? ये या फिर ये डर भी है प्रिया, अगर देश में जो भ्रष्टाचार है वो पैसा बाहर निकल कर आ जाएगा। प्रिया, ये भी डर है कि पूरा चुनाव जो है, पूरा चुनाव राफेल, शौर्य, सेना, इससे हटकर के एक बार फिर बेरोजगारी और गरीबी पर आ गया। ये भी एक डर है क्या? मुद्दों की राजनीति करिए। जब हम विकास पर राजनीति करते हैं तो ये लोग बहकाने लग जाते हैं। जब ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो कहते हैं हम विकास पर चर्चा करना चाहते हैं। तो पहले तो विपक्ष तय कर ले किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, उनकी नियति और उनके पास नेता क्या है। जब दोनों ही सिचुएशन में उनके पास खाता खाली है तो किस पर बहस करेंगे? कुछ ना कुछ तो निकाल कर लाएंगे ना, इसी तरीके के सगुफे निकाल कर लाएंगे। मैं आ रहा हूं प्रिया आपके पास। अनुराग जी, अमित शाह ने कहा, आज अमित शाह भी लगातार अपनी रैलियों में, जैसा हम कल से देख रहे हैं, आज एकाएक बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं बीजेपी के तमाम लीडर और उनके प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि गरीबी जिस परिवार ने कभी देखी नहीं, गांधी फैमिली का जिक्र वो कर रहे थे, वो गरीबी हटाने की बात करते हैं। और 48 साल पहले उनकी दादी भी यही कहती थी राहुल गांधी की, आज भी वो यही कह रहे हैं। इस तरह की बात करके अब बीजेपी अपनी बात रख रही है। कैसे देखते हैं इस काउंटर को, इस काट को? देखिए, अब आप अगर ये देखिए क्या कि हमारा जो हिंदुस्तान में जो वोटर है वो इस टाइप की चीजों से, इस तरह की बातों से, चाहे वो जो पार्टी हो, उसके बहुत जल्दी
छलावे में और बुलावे में आ जाता है। बाद में चाहे नतीजा कुछ निकले, उसके बाद सफाइयां देते रहेंगे कि नहीं जी हमने तो ये नहीं वो बोला था। जैसे आज 15 लाख वाले मामले पे जो है, लेकिन सर 15 लाख का मामला बीजेपी के घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं ठीक है, लेकिन घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन घोषणा पत्र की बातों का इतना जिक्र नहीं हुआ जितना 15 लाख का जिक्र हुआ। वो एक ये भी एक सच्चाई, ये भी एक सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं आप ये जो इन्होंने, एक तो इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको किसी को कुछ नहीं पता कि ये होगा कैसे। सब ये कहना बस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। हो सकता है कि ये 1 साल तक जी वर्कआउट किया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो लाइन चल रही थी कि वो राष्ट्रवाद का मामला, विकास का मामला, उससे कहीं ना कहीं ये भटक सकता है। ये चुनाव कहीं ना कहीं इस समय बहुत क्रिटिकल मोड़ पे खड़ा है और ये चीज कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या कोई स्ट्रेटेजी इन लोगों ने प्रस्तुत करी है? हमारी नहीं, उनका इतना कहना है। प्रिया जी, यही तो हम कांग्रेस के सहयोगी सवाल कर रहे हैं, यही सवाल हम कर रहे हैं। मोनिका जी, ठीक है प्रिया, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं मोनिका जी के जाने से पहले एक बार सौरभ के पास आऊंगा। सौरभ जी ये कह रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं, अनुराग जी ने भी बार बार पूछा, हम भी लगातार टेलीविजन चैनल्स में दूसरे भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर प्रवक्ता नहीं कह रहा है कि क्या है इसका सोर्स। वो इतना कहते हैं कि हम 4-5 माह से इस पर स्टडी कर रहे थे, हमने दुनिया के अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद इसको तैयार किया और हमारे पास सारी कैलकुलेशन है। इतना भर कहने भर से मान लिया जाए क्या चीजों को? सौरभ साहब। हाँ, ये बड़ा अच्छा, मैंने देखिए शुरू किया तभी मैंने सारे फैक्ट्स रखे आपके सामने कि ये किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, तो उसमें, और दूसरी बात, ये पहले भी प्रैक्टिस की गई। मध्य प्रदेश में ये पायलट स्कीम लाई गई 2011 में, इन्होंने वहां प्रैक्टिस करी और देखा कि उसका क्या इंप्लीमेंटेशन। छत्तीसगढ़ में, हाँ, मतलब एमपी में किया था, 2011 में किया था पायलट बेसिस पे। और अभी भी इस समय भी 8,000 से 70,000 रुपए तक आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्कीम लेके आए हुए हैं और मतलब इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे मतलब ये ऐसा नहीं है, और विश्व में अलग अलग कंट्रीज इसको ट्राई कर चुकी हैं और ये डुएबल है। तो ये ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, पॉवर्टी खत्म करने के लिए। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया और हमारे बहुत से लोग जान ही रहे होंगे सर, सौरभ भाई, ब्राजील में, केनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर ये न्यूनतम जो सब्सिडी स्कीम है ये फेल हुई है। उसकी बहुत सारी वजूहात भी बताई गई, उस पर भी मैं बात करूंगा। फर्ज कीजिए अगर कांग्रेस आ गई हुकूमत में तो कहां से पैसा आएगा? चलिए मैं मोनिका जी के पास चलता हूं एक बार। मोनिका चौधरी जी, ये बताइए, आपने बताया कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर, कि कांग्रेस को इस बात से फायदा जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग सोचने लगेंगे अगर इसको गंभीरता से ले लिया लोगों ने। लेकिन क्या लोग इतने भी बेदार नहीं है कि बस एक बात समझकर या पैसों के मामले को लेकर के ही यकीन कर लें कांग्रेस पर, ऐसे में जबकि उनका नारा बरसों से गरीबी हटाओ रहा है? देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि वास्तव में कांग्रेस की जो योजना है इस बार लोगों को बुद्धू नहीं बना पाएगी, क्योंकि इस योजना को आप देखेंगे तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस में कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं। आपने गरीब में से सबसे गरीब 20% प्रतिशत कैसे फाइंड आउट किए? उसमें वो 20% प्रतिशत 5 करोड़ परिवार बनते हैं, ये आपने कैसे निकाला? मतलब ये एक सर्वे जिस बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप इतने लोगों को फायदा देंगे, किस बेसिस पर आ रहा है? दूसरी चीज, जिन लोगों की अपनी आय 6,000 से कम है उनके ऊपर आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि उनके लिए आप क्या करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो स्कीम 1938 में डिस्कशन में आ गई थी, 1964 में जिसके लिए इनिशिएटिव्स दिए गए थे लागू करने को लेकर, आज उसको ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है कि पहली बार कोई स्कीम कांग्रेस पार्टी में न्यूनतम आय योजना के नाम से आ रही है? और अब जब इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने इस पर काम क्यों नहीं किया? चलिए अर्शद साहब जवाब दीजिए। इतने सालों तक कांग्रेस इख्तिदार में रही, 50 साल का वक्फा है करीब करीब, उस दौरान कभी इतनी बड़ी स्कीम को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? आज इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले, अप्रैल के महीने से पहले राहुल गांधी ऐलान कर देते हैं, तो कैसे हिंदुस्तान की आवाम इस पर यकीन कर ले? और आप बता भी नहीं रहे हैं कि कहां से पैसा आएगा। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा लीडर कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। 2014 में लोगों ने हरा दिया आपको। इमरान भाई देखिए, राहुल गांधी युवा नेता है, नए युग के नेता है, और युवा तो नहीं है, खैर 50 साल की उम्र हो गई है, युवा तो नहीं है सर। पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मिल करके, जहां पे इतने बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हो, मनमोहन सिंह जैसे, पी चिदम्बरम जैसे, तो इन लोगों से राय मशवरा लेकर के ये सारी गणित बैठाई है। ये हवा वाली बात नहीं, ये 15 लाख वाली बात नहीं है, ये अकेले का डिसीजन नहीं है। ये सर गणित क्या बिठाई है, वही तो गणित समझा दीजिए।
इस पर यकीन किया जाए। तो जो बात मैंने सबसे शुरू में कही थी कि कंफ्यूज है कांग्रेस, और हमारा सवाल भी है आज का कि क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर कंफ्यूज है, वो सही साबित होता है सर फिर? कांग्रेस ने पूरे स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि जो है न्यूनतम आय की जो बात उन्होंने रखी है 72,000 रुपए सालाना की, ये सारी स्ट्रेटजी और ये सारी गणित मनमोहन सिंह जैसे, पी चिदम्बरम जैसे इकोनॉमिस्ट से मिल करके मशवरा लेकर के की है। ये कोई नोटबंदी की तरह अकेले किया गया फैसला नहीं है, इसलिए इसको हल्के में ना लिया जाए। और ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो इन वादों को किस तरह से पूरा किया जाएगा और 20%, 25% देश के गरीब लोगों को किस तरह लाभ पहुंचेगा, ये आप देखेंगे। ठीक है, हमें इतना समझ में आया सर आपकी बातों से कि ये समझा दिया गया है कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं को, नेताओं को, कि सिर्फ ऐसा कहो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप देखिएगा कैसे इंप्लीमेंट होती है, बस ये कहना भर है। मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं सर, सौरभ भाई। सौरभ जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, क्या हम इसको देखें कि हम जो टैक्स पेयर हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम इस तरह की चीजें नहीं बढ़ाएंगी, उन पर बड़ा लोड नहीं आएगा, ये पैसा जाएगा तो हमारे ही जेब से ना, और कहां से आएगा? नहीं, ये आपने अगेन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, इसमें अलग अलग मॉडल, मैंने जैसे ही शुरू किया था तभी मैंने कहा अलग अलग मॉडल हैं जो कि डुएबल हैं। तो अगर ये सब्सिडी खत्म करके इस तरह से दिया जाता है तो सिर्फ 30,000 का फर्क आ रहा है, 30,000 करोड़ का, और मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना फर्क आने वाला है मिडिल क्लास को। दूसरा, अगर कहते हैं कि हम एकदम से खर्चा बढ़ा देंगे और बोरो करके करेंगे, उसमें भी मिडिल क्लास को, मतलब उसमें फिस्कल डेफिसिट जो अभी बहुत कम 3% के आसपास चल रहा है, 3 साढ़े 3, उसको बढ़ के 6% हो जाएगा, तो वो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए मतलब कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, क्योंकि 5 से 6% पहले भी रह चुका है, तो उसमें भी कोई खतरा नहीं होगा मिडिल क्लास को। तीसरा, टैक्स बढ़ा के करें, वो सरकार नहीं करेगी, तो मिडिल क्लास को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे डरने वाली बात है, क्योंकि टैक्स बढ़ाना इतना आसान नहीं है जो कहते हैं ना टैक्स। लेकिन हाँ, अगर सब्सिडी खत्म होती है तो एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में दिया जा रहा है, लेकिन उसका ही फायदा रहा है, उसका मोनिका जी के आपसे सवाल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अच्छा रहा है। एक छोटी सी बताए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ये डुएबल सिर्फ तब है बिना दूसरे सेक्शन पे लोड डाले हुए कि जो बाकी की सब्सिडीज हैं उनको बंद करके वो इस मॉडल में कन्वर्ट कर दी जाए? अगर मैं ऐसा समझ रहा हूं, अगर मैं सही हूं तो काइंडली मुझे नहीं, आपका भी बड़ा अच्छा अगेन पॉइंट मैं करूंगा। मेरे पास तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे आप देखिए 2014 ने बीजेपी गवर्नमेंट ने भी यही बात उठाई है। दूसरा, नीति आयोग का एक व्हाइट पेपर है, आप उसको अगर पढ़ें तो वो भी यही कह रहे हैं, वो तो 100% सब्सिडी खत्म, बीजेपी खुद मतलब नीति आयोग, बीजेपी जो है वो खुद सोच रही है कि 100% सब्सिडी को खत्म कर दे। और मेरा इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था कि एकदम से 100% सब्सिडी को नहीं खत्म करना चाहिए, इसको स्टेप वाइज सब्सिडी को खत्म करना चाहिए। तो बहुत सालों से चल रही है और अब उस सब्सिडी की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पैसा अगर आपके हाथ में होगा, आप उसको खाद पे खर्च, मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूं, मुझे फर्टिलाइजर पे चाहिए ही नहीं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे चाहिए नहीं, मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद पैदा कर रहा हूं। अगर आज की डेट में इतना प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं तो एक किसान को हमें समझना चाहिए, अगर वो अपने हिसाब से खर्च करना चाहता है, एक गरीब व्यक्ति अपने हिसाब से खर्च करना चाहता है, तो उसकी वो फ्रीडम ये स्कीम लाती है। कौन सरकार लाती है? बीजेपी भी यही चाहती है, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेप वाइज में लाने की कोशिश कर रही है। अगर जिस तरह से ये प्रॉमिस किया, जिस तरह से ये घोषणा करी है राहुल गांधी जी ने, उससे ये लग रहा है, उससे जो मैसेज दे रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के सहयोगियों को भी कुछ नहीं पता कि मॉडल ऑपरेंडी क्या है, लेकिन जो जिस तरह से लग रहा है कि आज सरकार बनी, आज से 10 या 15 दिन या 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ये एक स्कीम लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग हमारी जितनी भी आपकी सब्सिडीज हैं, देखिए अगर सब्सिडी अगर आपकी किसी भी चीज से, मान लीजिए आपकी सब्सिडी है डीजल पे, तो डीजल से आपकी सब्सिडी जो है इंपैक्ट करती है वो फलों, सब्जियों, रोजमर्रा की चीजों के दामों पे, तो वो उससे दाम बढ़ेंगे, जिसका इंपैक्ट सारे लोगों पे होगा। मिडिल क्लास वर्ग हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग है सर, उसमें हर तरह के लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक सब्जियों के दाम बढ़ने से, दालों के दाम बढ़ने से उनके जो महीने का खर्चा होता है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, उस पर असर पड़ता है। क्या राहुल गांधी जी ने यह सोचा है कि सारी चीजें बंद करेंगे और जो उसका मार होगी वो मिडिल क्लास पे होगी? वो होने दो, शायद वो हमारा वोटर नहीं है इसलिए, और हम उस वर्ग को टारगेट करें जिसका वोट हम
लुभा सकते हैं, जिसको हम लुभा सकते हैं, क्योंकि अभी वो मैथमेटिक्स नहीं समझ रहा है। देखिए आपने बड़ा आपके प्रश्न का देखे अगर सवाल देखा जाए, अगर आप इस समय, मैं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी क्या सोच रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ना ही मैं कांग्रेस से रिलेटेड हूं, तो इसलिए मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखूं। अभी जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ही एक कम लेवल पर आ गया है। पता नहीं अब रियलिटी में तो मुझे दिखता है कि बढ़ रही हैं कीमतें, लेकिन जो डेटा कहता है वो 2-2.5% कह रहा है, मतलब इस समय इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर आ गया है। तो अगर आप डायरेक्ट पैसा मिलता है तो हमारी एक केन्जियन मल्टीप्लायर थ्योरम है, उसके हिसाब से इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आने से एक तो ग्रोथ बूस्ट होगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और उससे ज्यादा डिमांड डेवलप होगी, जो कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब हो रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत कम रहता है किसी भी इकोनॉमी में तो ग्रोथ को भी झटका है और अनएम्प्लॉयमेंट को भी झटका है। तो इसलिए मिनिमम एक इन्फ्लेशन रहना भी इकोनॉमी के लिए, मोनिका जी, आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं ना, तो इन्फ्लेशन का बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व आपने पढ़ी हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप हमने उसमें समझाया है। तो अगर इतनी कम रही तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए इन्फ्लेशन का बढ़ना ज्यादा है, ताकि अगर वो बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम आएगी। तो ये एक हमारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने नहीं, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट ने एस्टैब्लिश कर रखे हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। लेकिन सर आपके सारे सिद्धांत और ये सारी बातें ना तब सही साबित होना जबकि कांग्रेस बताए कि कहां से पैसा लाएगी। सवाल ये है ना, अगर वो बता देते तब आप उस पर अपने सिद्धांत लगाते और कहते कि हाँ ये सही साबित हो सकता है, ये बेहतर है तरीका, लेकिन अभी तो उन्होंने ही कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि वो पैसा लाएंगे कहां से। इसलिए हम तो ऊपरी बात कर सकते हैं। इमरान भाई एक सवाल पता नहीं उसका जवाब कौन दे सकता है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में शासन किया, गरीबी हटाने के कई तरह के उन्होंने नारे लगाए, कई बार गरीबी हटा दी, कई बार गरीबी को मानसिक बीमारी बता दिया, दुनिया भर की चीजें बताई। क्या जो पिछला इन्होंने जितना भी 70 सालों में गरीबी हटाने के जो तरीके नुस्खे लगाए वो क्या फेल थे? वो पब्लिक को वो छलावा था या ये छलावा है? अरशद जी जवाब दे दीजिए जल्दी। देखिए, छलावा जब समझा जाए जब राहुल गांधी जी अभी चूंकि कोई प्रधानमंत्री तो पहले रहे नहीं है कि अभी कोई उन्होंने वादे झूठे किए हों या कोई उन्होंने, सर आपके बहुत सारे प्रधानमंत्री पहले रह चुके हो, गरीबी हटाओ के नारे आप ही लोगों के दिए हुए हैं, जब बहुत सारी स्कीम उन्होंने भी लागू करी है, तो क्या वो गलत थी? वो गलत थी क्या? वर्ल्ड स्केल पे जब इकोनॉमिकल डाउनफॉल हुआ था तो यही मनमोहन सिंह थे, यही कांग्रेस थी जिन्होंने किस खूबी से संभाला था देश को और इकोनॉमिकल ग्राफ कहां से कहां पहुंचाया था। तो इसमें गरीबी तो नहीं हटी ना। तो 2014 में अब महंगाई दर भी तो 10% पे छोड़ के उसके बाद ही इसी मुल्क की आवाम ने आप लोगों को हरा भी दिया था। 2014 में बहुत सारे मसले थे, उसमें महंगाई भी एक बड़ा मसला था, एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के आपको हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लोग प्रताड़ित हो गए थे, पीड़ित हो गए थे। नहीं इमरान भैया, आप ये बताइए कि बहस का मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन इस वक्त बहस का मुद्दा यह है कि नहीं कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस पर कहीं से मोदी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई और मोदी सरकार ने सिर्फ बड़े लोगों के लिए योजना लाई। सर गरीबी सर क्या 4.5 साल में आ गई? उसके पहले क्या था? सिर्फ गरीबी 4.5 साल में बढ़ी? नहीं, आप 4.5 साल में जो ग्राफ बढ़ा गरीबी का वो भी रिकॉर्ड तोड़ ग्राफ बढ़ा ना। क्या रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड है? एक बार डेटा बता दीजिए, कितना बढ़ा और कितना था 2014 में, आप कितना छोड़कर गए थे और किस आधार पे आप गरीबी और संसद के पटल पर ही, अरशद साहब, संसद के पटल पर ही रखा गया है, मोदी सरकार के दौर में ही रखा गया है कि देश की आजादी के बाद जो गरीबी में तेजी से कमी हुई, चाहे वो आपकी सरकार रही हो या मोदी सरकार तक आते आते उन्हीं के दौर में रखा गया कि 70% से 22% पर आ गई। तो इसका क्रेडिट तो उनको भी तो देंगे ना, आप अपने आप को देंगे तो उनको भी तो देंगे, या सिर्फ मोदी सरकार में ही गरीबी बढ़ी है आपके दौर में जब आप छोड़ कर गए थे 10 साल का शासन पिछला वाला, उसके बाद जो है फिर गरीबी बढ़ गई? आपका कहना यह है या गरीबी कम हुई है? नहीं, आप देखिए इमरान भाई, रोजगार देने की 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी और बहुत ही रिलायबल सोर्सेस के जरिए आप अगर इस बात का यकीन कर लें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार नौकरी मिलने के बजाय 1 करोड़ 10 लाख नौकरी लोगों ने खो दी, जिसमें 81 लाख महिलाएं भी थी। तो सवाल ये उठता है कि
आज की देश में परिस्थिति क्या है, क्या कुछ ऐसी रिपोर्ट आपने ये भी पढ़ी है कि 15 करोड़ के जो लोन दिए गए 15 करोड़ लोगों को, उन लोगों ने वो पैसा किस तरह से यूज किया है, किन स्टार्टअप में यूज हुआ है, और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर 0 टैक्स एप्लीकेबल है इस सरकार के अंदर। 21 लोग तो बैंक अनौपचारिक सेक्टर के अंदर 6.5 करोड़ जो जॉब जनरेशन हुआ है उसका भी डेटा एक बार बता दीजिए। क्या सोचेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योजना लेके आए, उसमें योजना इनकी फेल हुई। सवाल ये योजना फेल नहीं हुई है सर, 30% काम उस स्मार्ट सिटी पर हो चुका है। जाकर अपने तेलंगाना में पूछे कि कितना पैसा रिलीज किया गया है और तेलंगाना में किस इशू पर बीजेपी की और वहां की सरकार की नहीं बन रही है, क्योंकि वहां उस स्मार्ट सिटीज के लिए पैसे का हिसाब मांगा गया। क्या आया? सवाल ये कि नोटबंदी से नुकसान हो गया। हमसे आप चाहते हैं 5 साल में हम यहाँ पे शंघाई स्थापित कर दें, और आप लोगों ने जो बुरे हालात छोड़े हैं पहले उनको आधारभूत रूप से तैयार ना करें। गरीबी मिटाने के लिए अगर कोई योजना लेके आ रहे हैं तो उसमें इतनी परेशानी क्यों है? आप देखेंगे आगे नहीं मिटाइए ना आप गरीबी, यही तो हम चाहते हैं कि 71 से लेकर 2014 तक आप लोगों ने गरीबी क्यों नहीं मिटाई, वो 0% पे क्यों नहीं? सवाल यही अरशद साहब की कांग्रेस ये बात कहती है कि गरीबी हटाने के लिए हम एक बड़ी स्कीम लाए हैं, तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इस देश ने आपको बहुत मौके दिए, आपने उस वक्त क्या किया? इस वक्त आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार फिर सामने है, या लग रहा है कि फाइट टफ है, ऐसे नहीं तो वैसे, तो इसलिए इस तरह का ऐलान कर दो? हम इसको ऐसे भी तो क्यों ना देखें। मेरे साथ मोनिका चौधरी जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। मोनिका जी, कई मुल्कों में यह स्कीम नाफिज की गई, लेकिन हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि फेल है। ब्राजील है, केन्या है, और भी कई मुल्क हैं जहां पर यह चली नहीं है। तो हिंदुस्तान जैसे बहुत बड़े मुल्क में इसको कैसे नाफिज किया जा सकेगा, यह भी एक सवाल है। व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा? इसमें मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि जो पहले भी डिस्कशन में आई है कि जो पहले से ही सब्सिडी यहाँ पर चल रही है, अगर आप फर्टिलाइजर्स पे देखो, जो हमारे यहाँ पे गरीबों के लिए सस्ता खाद्यान्न दिया जाता है, जो उनको फूड के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो हमारे यहाँ पे मनरेगा स्कीम है जिसके लिए इस बार 60,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है, और बाकी भी अगर आप जो एग्रीकल्चरल लोन दिया जाता है, इन सबका टोटल पहले से ही 3 लाख करोड़ पार है। उसके ऊपर अगर एक ऐसी स्कीम कांग्रेस अनाउंस करती है जिसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि एक नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि आपका क्या दायित्व है इस देश की जनता के लिए। आप रैंडमली एक स्कीम को अनाउंस कर रहे हो, आप उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो। उसका जो साल का 3.6 लाख करोड़ बजट बनेगा, वो बजट और खुद जब राहुल गांधी कहते हैं कि 4-5 महीने से वो इस पर काम कर रहे थे, तो इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 4-5 महीने काफी है। और जब मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहती हूँ कि 4-5 महीने से नहीं, मैंने पहले ही बताया 1938 से ये स्कीम डिस्कशन में है। दूसरी चीज कि जो बाकी कंट्रीज है, यानी वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में भी ये स्कीम ऑलरेडी फेल हो चुकी है। साथ में राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम इस पर पायलट प्रोजेक्ट लाएंगे पहले, पर इस पर तो ऑलरेडी 11-12 में पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद कौन सा पायलट प्रोजेक्ट वो लाने वाले हैं? यानी कि एक नेशनल पार्टी को इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको सोच समझकर, ये चुनावी माहौल में सिर्फ वोटों की राजनीति ना करते हुए सोच समझकर एक डिसीजन देश की जनता को देना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये आपने अहम बात रखी। मैं आपके पास आना चाहूंगा अनुराग सर, क्या ये वाकई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है? इसको इस तरह से देखा जाए, या फिर अवाम को यकीन करना चाहिए या सोचना लग जाना चाहिए? देखिए, इसमें गैर जिम्मेदाराना जहां तक है, इसे मैं कहूंगा, अगर ये इसके साथ ये कहते कि इसमें एक फिगर देनी चाहिए थी। अगर उनके पास कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, कोई बहुत बड़ा प्लान है कि भाई इसमें इतना रुपया खर्च होगा, इतना रुपया यहां से आएगा, ये हम एडिशनल रेवेन्यू सोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। एक्सेप्ट कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि हम मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को वापस ले आएंगे, उसी पैसे से हम वो कर देंगे, वो तो मुझे व्यवहारिक नहीं लगता है फिलहाल। लेकिन जो अगर वो ये बता देते कि ये इतना खर्चा है, इतना पैसा आएगा, उसका बर्डन किस वर्ग पे पड़ेगा, ठीक है, या तो वो बता दें कि उसका, वो ये उदाहरण देते ना सर, मिसाल देते कि हमने मनरेगा जैसी स्कीम चलाकर दिखा दिया, लोगों को इनकम भी करा दी और लोगों पर बोझ भी नहीं आने दिया, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो सर अगर मनरेगा को वो बता रहे हैं, तो मनरेगा की असफलता और मनरेगा के लूप होल्स को हम पिछले बहुत सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनरेगा एक बहुत सफल स्कीम है, बस मनरेगा चूंकि बंद करने का साहस कोई राजनीतिक दल नहीं ला सकता, इसलिए हम। अच्छा, दूसरी चीज आपने सबसे बड़ी चीज क्या बोली कि
इसमें सिस्टम में लूप होल्स हैं कि इसमें लीकेज बहुत है कि एंड यूजर तक पैसा पहुंचता नहीं। तो ये प्रोसेस, ये सिस्टम किसका बनाया हुआ है सर? ये कांग्रेस का बनाया हुआ है, ये किसी और ने नहीं बनाया है। राजीव गांधी खुद कहा करते थे, ये राजीव गांधी खुद कहते थे 1 रुपए चलता है और आखिरी में कितना मिलता है वो खुद बताया करते थे। तो ये सिस्टम किसने बनाया? आप ही ने। जिस दिन से आजादी मिली है आप ही लोग शासन कर रहे हो, आप ही लोग चला रहे हो। ये सिस्टम सारा आप ही का बनाया हुआ है। आप अपने ही बनाए हुए सिस्टम्स को, अपने ही बनाए हुए जो व्यवस्था आपने भ्रष्टाचार की बना दी है, आप उसी को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आप उसी को आज ब्लेम कर रहे हो कि जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो इसकी वजह से नहीं कर पा रहे। तो आपने बनाया क्यों ऐसा सिस्टम? आपने क्यों भ्रष्टाचार को इस हद तक लोगों के अंदर तक घुस जाने दिया? बहुत अहम सवाल। अरशद साहब जवाब दीजिए। आरोम प्रिया। नहीं, देखिए, इस वक्त चर्चा हो रही है और जाहिर सी बात है हम सारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे बैठे हैं यहाँ पे, और कोई इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा हुआ है मनमोहन सिंह जैसा या चिदम्बरम जैसा, जो इस बात को सोच सके कि कोई स्कीम देश में लाई जाए और उसको किस तरह लागू किया जाए और उसको किस तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये एक बात जो राहुल गांधी ने मंथन के बाद कही है, तो वेट किया जाए इस बात का। सर हम में यहां से कोई मनमोहन सिंह नहीं बैठा, आप लोग के पास बैठा है, वो आप ही लोग बता दो ना सर। हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग मनमोहन सिंह होते तो हम समझ लेते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमें समझा दो ना। इसी बात की तो चर्चा हो रही है कि कहां से पैसा लाएंगे आप, इसका अर्थशास्त्र क्या लगाया है पूरी चर्चा के दौरान अरशद साहब ये नहीं बताया जो बात कही है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है। देखिए, अब तक जितनी बातें राहुल गांधी जी ने कही है, क्या वो गलत कही है? तीन स्टेट की सरकार बनी, उन्होंने जिस तरह वादे किए थे पूरे किए हैं। तो कोई वादे हवा में नहीं किए हैं उन्होंने अपने इकोनॉमिस्ट और अपने एक्सपर्ट्स के बीच में बैठ करके तय करके किए हैं। तो इसमें बहस का मुद्दा ये बनना चाहिए कि जो है पिछली सरकार की जो चोरियां हुई हैं, अगर वो रुक जाती, पिछली सरकार की डिमोनेटाइजेशन से जो देश को नुकसान हुआ है वो रुक जाते, तो देश में पैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिसे आप अरशद साहब आप तय कराएंगे, बहस का मुद्दा आप तय कराएंगे क्योंकि वो आपके हिसाब से सही होगा। अरशद साहब पिछली सरकार ने जो किया था उसका भी हिसाब किताब कर लीजिए साथ में। जो भी योजना बनाई, अरशद साहब पिछली सरकार में जो हुआ था उसका क्या होगा? जो सूचना के अधिकार दिए और जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किए वो करके दिखाए हैं। तो इस पे यकीन करना चाहिए कि अगर कोई बातें उन्होंने करी हैं तो आगे भी कर लेंगे वो। ठीक है प्रिया, क्यों यकीन करें लोग, क्यों यकीन करें आप समझा पाएंगे, और यकीन न करें तो क्यों करें? लोग यकीन ना करें वो मैं आपको बताती हूँ क्यों ना करें। हमारे जीडीपी का 4 से 5% जो है वो सब्सिडीज पे खर्च किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा फूड सब्सिडीज के ऊपर खर्च होता है। तो या तो ये लोग उस सब्सिडीज को टैकल करके उसमें देने वाले हैं कि आपको सीधा पैसा दिया जा रहा है, जिसका अभी भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि हायर मिडिल क्लास के ऊपर इसका बहुत बड़ा अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। सिर्फ पैसे आ गए ये सोच के एक वर्ग खुश हो सकता है। वही आधारभूत स्ट्रक्चर की बात मैं फिर से कर रही हूँ जो उन्होंने कहा कि हमने किसानों का लोन माफ किया। आज ही की रिपोर्ट आई है भाई साहब, पढ़ लीजिए। 3 महीने में 90 दिन में आपने तीनों प्रदेशों में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। मध्य प्रदेश में तो आपने नीम कोटेड यूरिया के लिए फिर से दंगे तक करा दिए होते। तो ये तो आपकी सरकार में काम हो रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से इस सरकार में काम हो रहा है उसके 2 उदाहरण देना चाहूंगी। एक किसानों के लिए, एक गरीबों के लिए। 1.5 करोड़ मकान सिर्फ 4.5 साल के कार्यकाल में दिए जा चुके हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को। तो ये उनका आर्थिक जीवन स्तर सुधारने का प्रयास है। ये आपकी तरह ये नहीं है कि उनको बहला दिया जाए, फुसला दिया जाए। किसानों के लिए बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से इतिहास में पहली बार भारत के सबसे बड़े भूभाग में सिंचाई पहुंची है। जो किसानों को सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो अपनी जेब भरेंगे, वो इसलिए किया जा रहा है कि समय पर वो अपने खाद बीज का इस्तेमाल कर सके, खरीद सके, उनका खेत खाली ना पड़ा रहे। और किसानों के लोन के साथ साथ उन्हें फसल बीमा योजना तक दी जा रही है, बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ई मार्केटिंग की सुविधा घर बैठे उन्हें दी जा रही है। इस तरह के काम अगर आपकी सरकार में हुए होते तो शायद आज आपको भी जरूरत ना पड़ती इस तरह की स्कीम की घोषणा करने की। ठीक है, लेकिन हाँ बीजेपी में बौखलाहट जरूर है। अब इसकी काट क्या लाती है देखना दिलचस्प होगा। अनुराग जी, फाइनल कमेंट जल्दी से आपका, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें फाइनल कमेंट से ज्यादा मेरा तो एक सवाल है कांग्रेस के मित्रों से कि वो ये बता दें कि पैसा कहां से लाएंगे। हम भी उनके सवाल ही रहेगा लगता है इलेक्शन, और हम भी उनकी बड़ी तारीफ करेंगे उसके बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पैसा कहां से आएगा ये कांग्रेस नहीं बता रही है। कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है कि इलेक्शन के बाद देखिएगा अगर हम इख्तियार में आते हैं
तो ये कितनी खास बनने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम बेदार है, वो जानती है, समझती है और सोच समझ करके अपने फैसले लेती है। अब उन्हें तय करना है कि किस तरफ जाना है और किस तरह से इसको लेकर चलना है। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसको लेकर के क्या कोई नया प्लान लेकर आता है या कैसे इसका काउंटर करता है। एक शगुफा, एक बड़ा ऐलान तो कांग्रेस ने जरूर कर दिया। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।